पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजीज क्या है। ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर कैश मैनेजमेंट। अब कैश मैनेजमेंट की मुख्य स्ट्रेटजी क्या है? हमें पता है कि कैश एक ऐसी एसेट्स है जिस पर रिटर्न नहीं मिलता। अगर कैश को कैश के रूप में रखोगे तो उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि मिनिमम कैश रखें लेकिन स्मूथ ऑपरेशन होता रहे। ठीक है, यानी कि हमारा पर्पज क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? स्मूथ ऑपरेशन, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस विद मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट। कम से कम कैश की रिक्वायरमेंट रखते हुए बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट कर सके। अब ये कैसे होगा? देखो भाई, आप इस तरह से समझो कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, यू आर ए बिजनेसमैन। अब मान लो आपका जो कैश टर्नओवर वो किस तरह से चलता है। देखो, आपने कोई सामान खरीद कर लेकर आए, आप शहर से, आपकी मान लीजिए कोई गांव में कोई एक छोटी सी दुकान है, तो आप क्या कर क्या रहे हैं? आप शहर से दुकान जो सामान लेकर आ रहे हैं दुकान पर थोक थोक के रेट में, होलसेल प्राइस पर, और उसको गांव में बेच रहे हैं। अब हो सकता है कि यहाँ बहुत सारी बिक्री उधार जा रही हो, है ना, और कुछ फिर आपने जो सामान जो आपने लाकर रखा हुआ, स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, वहां पर भी आपका कुछ नकदी फंसी हुई है। ठीक है, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल तो दुकान में भर रखा है, और जो बिक्री आप करते हो, बिक्री में भी जो 50,000 रुपए की लगभग उधार फंसी हुई है ना। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको लगभग भाई देखने से नजर आ रहा है कि भाई आपको लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का कैश का बंदोबस्त अपने पास रखना पड़ता है, तब जाकर आपका बिजनेस स्मूथली ऑपरेट हो सकता है। अब ये इससे कम में भी काम हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? देखो, अगर आपके कैश का टर्नओवर जो है कुछ इस तरह से हो जाए, इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ इस तरह से हो जाए कि जो इनफ्लो है, इनफ्लो का मतलब कैश का आना, इनफ्लो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, जो आने वाले जो नकदी है ना वो तो थोड़ी सी जल्दी जल्दी आने लग जाए। जो कैश 30 दिन में आ रहा था आपके पास, वो 25 दिन में आने लग जाए, 5 दिन पहले आने लग जाए। तो आपको कम से कम 5 दिन का कैश कम रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कैश साइकिल पीरियड में हमने पढ़ा था ना, हमने आपको बताया था कि भाई पर डे कैश रिक्वायरमेंट हम निकालते हैं। मान लो हमने कहा कि भाई डेली मुझे 1000 कैश की जरूरत पड़ेगी ऑन एन एवरेज। तो अगर आपका नगद 30 दिन बाद वापस आता है तो 30 गुना 1000 हमने किया तो 30,000 रुपए आपको लगभग बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर वही नकदी 30 के बजाय 25 दिन में वापस आने लग जाए तो अब आपका काम 25,000 रुपए में भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 दिन बाद तो आपके पास पैसा वापस आ ही जाएगा, फिर उसको यूज करना शुरू कर दोगे तो 5,000 रुपए के कैश बैलेंस की बचत हो सकती है। ठीक है, तो पहला काम हम जो चाहते हैं कैश मैनेजमेंट में, जो कैश मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजीज की जब मैंने बात की, तो स्ट्रेटजीज का फोकस इस चीज पर है। पहली बात कि स्पीडिंग अप द कैश कलेक्शन। ठीक है, और दूसरा डिलेइंग द कैश पेमेंट, यानी कि कैश का इनफ्लो है उसको तो स्पीड अप कर दो और जो पेमेंट है उसको डिले कर दो। अब लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, डिले का मतलब ये नहीं है कि जब आपके क्रेडिटर्स कलेक्शन का टाइम आए, है ना, जैसे कि अक्सर होता है कि भाई आपने किसी से उधार लिए या आपने किसी को उधार दिए, चलो ये मान लेता हूँ आपने किसी को 50,000 रुपये उधार दिए और उसने कहा कि भैया 30 दिन के बाद वापस लौटा दूंगा, और 30 दिन बाद आपने फोन किया, उसने कहा जी 2-4 दिन और लगेंगे, अभी तो 5 दिन और लगेंगे, 5 तारीख को दे दूंगा। 5 को आपने फोन किया, उसने कहा जी 8 तारीख को दे दूंगा, और 8 को आपने फोन किया तो फिर फोन ही स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद पता चला कि आपका नंबर इसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और अब आपका फोन भी उससे नहीं मिल रहा। आप घर गए तो घर जाने पर भी वो नहीं मिला। मैं इस तरह की डिले करने की बात नहीं कर रहा हूँ। डिले का मतलब है कि अपने दायरे में रहते हुए कैश के आउटफ्लो को कैसे डिले कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है ना, लीगल वे में उसकी उस डिले की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा ये बिजनेस है, इसमें यहाँ से कैश आता भी रहता है, ठीक है, और कैश निकलता भी रहता है,
अब जाहिर सी बात है, मान लो एक कोई टैंक हो और एक नल से पानी आ रहा है, एक नल से पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर ये नल से पानी आने वाला अगर स्लो हो और बहने वाला अगर फास्ट हो तो जल्दी ही ये टंकी खाली हो जाएगी, है ना। और अगर मान लीजिए इस तरह की सिचुएशन हो, ये अगर स्लो हो और ये अगर फास्ट हो, ठीक है, तेजी से आता हो, तो टंकी भर जाएगी। भर जाएगी का मतलब हमारे पास कैश रहेगा, ठीक है, लिक्विडिटी बनी रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहला हम ये समझते हैं कि कैश कलेक्शन को स्पीड अप कैसे करें, ठीक है। हाउ टू स्पीड अप दी कैश कलेक्शन। तो सबसे पहला काम जो बड़ी आराम से आप कर सकते हैं सिंपली, कि आपको अपनी जो कैश कलेक्शन पॉलिसी है, जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर करना चाहिए, ठीक है। तो सर प्रॉपर, जी सर यहाँ पे आपने ये पॉइंट बताया कलेक्शन को स्पीड अप कर दे और स्पीड डाउन कर दे इसको डिसबर्समेंट को, जो डिले कर दे पेमेंट में। सर ये एक स्पेसिफाइड लिमिट तक होना चाहिए या हमेशा ही हमें अपने बिजनेस में ऐसे ही रखना चाहिए? आप एक बार पहले सुनो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हमेशा ही हम इसी तरह की पॉलिसीज फॉलो करेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि हम स्टेप्स वो ही ले रहे हैं जो रूटीन में लागू हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर कैश कलेक्शन या रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। मतलब आपने पहली बात तो जिनको उधार बेचा है ना, ये हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। उधार बेचना है तो उससे पहले आप उसको एनालाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि उसकी पेइंग एबिलिटी है भी या नहीं, ठीक है। और दोनों चीजों को चेक करना चाहिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब तो उसकी बैलेंस शीट को चेक कर लिया, उसके प्रॉफिट लॉस बैलेंस को देख लिया। क्वालिटेटिव का मतलब भाई उसके इस चीज को भी देखो कि उसका जो बिहेवियर किस तरह का है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन पेमेंट करने की नीयत नहीं है, पैसा लेकर भूल जाने की आदत है उनकी, ठीक है। तो वो जो एक तरह से कह लीजिए कि कैरेक्टर बेस्ड, नियत बेस्ड जो है ना, वो भी आपको देखना चाहिए, उसका जो पास्ट बिहेवियर किस तरह का रहा है। जो ट्रेड रेफरेंस ले लीजिए कि जिससे पहले वो जिसके साथ बिजनेस करता रहा है, उसको उसने टाइमली पेमेंट करी या नहीं करी, उससे थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो। और फिर जब उधार बेचा है, तो मान लो आपने 30 दिन का उधार बेचा है, 30 दिन के लिए, तो अब आपको लगभग 20-25 दिन के बाद एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक इस तरह का काम कौन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात करता हूँ, या बल्कि इंश्योरेंस कंपनीज की आप बात कर लीजिए। मैं अगर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाता हूँ और वो इंश्योरेंस, जैसे मेरा इंश्योरेंस जुलाई में जाकर ड्यू होता है, तो मैं आपको बताऊं ठीक 1 महीना पहले जून में मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 1 महीने बाद ड्यू होने वाला है। तो आप उसको जो है थोड़ा सा, ये रिमाइंडर है, जेंटल रिमाइंडर, आप उसके लिए अलर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह का काम लगभग आप कर सकते हैं कि 30 डेज का कलेक्शन पीरियड है, 25 डेज के बाद, मतलब जब 3-4-5 दिन रह जाए तो उससे पहले आप उनको एक मैसेज, एक रिमाइंडर भेज सकते हैं, जेंटल रिमाइंडर भेज सकते हैं कि भाई आपकी ये पेमेंट ड्यू होने वाली है। इंश्योरेंस कंपनी वाले जिस तरह से करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से स्कूल फीस जब ड्यू होती है तो आप देखिए, जैसे आपके जो टाइम दिया, मान लो उन्होंने 1 से 10 तारीख तक का टाइम दिया कि आपको पेमेंट करनी है अपने बच्चे की स्कूल फी, लेकिन हो सकता है कि आपके पास 30 तारीख को ही, पिछले महीने की 30 या 28 तारीख को ही मैसेज आ जाएगा कि आपके स्टूडेंट्स की, आपके वार्ड्स की जो फी है वो नेक्स्ट 3 डेज में ड्यू होने वाली है, तो आप इसकी पेमेंट कर दीजिए। और अगर आप पे कर चुके हैं तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मान लीजिए अपनी व्यस्तता के कारण भूल गए, ठीक है, तो वो रिमाइंडर आ जाता है और उसका एक मेंटल इफेक्ट भी आता है, ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है और इसे यूज करना चाहिए। जब आप अलर्ट रहेंगे तभी, देखिए जब तक आप ये मैसेज नहीं देंगे एक तरह से कि भी आप अपने कलेक्शन के लिए जागरूक हैं, उसे वसूली के लिए जागरूक हैं, तब तक अपनी तरफ से जल्दी से कोई पैसा निकाल के देने वाला नहीं। बहुत कम लोग मिलेंगे जो अपनी तरफ से, जिनको पेमेंट करने की चिंता और वो खुद आए और जो है जमा करा जाए।
अगर आप इस तरह का रिमाइंडर डालेंगे तो हो सकता है वह 30 की बजाय अगले 1-2 दिन के अंदर पेमेंट कर जाए ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप उसको रिमाइंडर ही 30 को कहेंगे, एक और जो 4-5 दिन वेट करने के बाद कहेंगे, तो हो सकता है ये करेक्शन आते आते अगली 15 तारीख निकल जाए। तो आपकी जो कलेक्शन है वो डिले होती चली जाएगी, ठीक है ना। और उस डिले को दूर करने के लिए प्रॉपर कैश कलेक्शन पॉलिसी, प्रॉपर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पॉलिसी लागू करना जरूरी है। अब ये डिटेल में हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो वहां हम इसको स्टडी करेंगे। दूसरी इस पर शॉर्ट नोट भी आते हैं जो मैं बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, या इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग। डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग क्या होता है? मतलब कलेक्शन को डिसेंट्रलाइज कर देना, ठीक है। टू डिसेंट्रलाइज द कलेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी सेल्स का एरिया इस तरह से है। एक तो आपकी सेल्स होती है दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली, गुरुग्राम, ठीक है, ये एनसीआर रीजन लगा लीजिए, जो दिल्ली के आसपास वाला जो एरिया। एक तो इधर आपकी बिक्री होती है, एक आप माल सप्लाई करते हैं इधर राजस्थान की तरफ, ठीक है। और मान लीजिए आपका जो है इधर से आपने कह दिया भाई नॉर्थ हरियाणा की तरफ जो है, किसी भी तरह से ये आपका हेड ऑफिस है, ठीक है। और अब आप यहाँ अलग अलग जगह आपका माल जा रहा है और फिर वहां से कलेक्शन आ रही है। अब वो एक तो ये है कि एक सारी की सारी कलेक्शन आपके जो मेन ऑफिस है यहाँ पहुंचे। अब जाहिर सी बात है यहाँ से जो पेमेंट आएगी उसके पहुंचने में समय लगेगा। और अब तो जो है चेक की प्रोसेसिंग में टाइम नहीं लगता, सारी की सारी ब्रांचेस सीटीएस ब्रांचेस हो गई है। पहले बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ करता था चेक की पेमेंट का, ठीक है। मैं आपको बताऊं चेक की पेमेंट किस तरह से हुआ करती थी। मान लीजिए कोई फॉर्म है दिल्ली में, ठीक है, और मैं हूं यहाँ, ठीक है। और अब क्या हुआ कि यहाँ से जो पेमेंट मान लीजिए चली, ठीक है, इन्होंने मुझे चेक भेजा, कुरियर से चेक आया मान लीजिए मेरे पास, ठीक। अब मैंने उसको क्या किया, यहाँ मेरे पास चेक पहुंचा, ठीक। अब मैंने उस चेक को लिया और अपने यहाँ के बैंक में मैंने जमा करवा दिया, ठीक है। अब मेरा वाला बैंक क्या करेगा, मेरा बैंक उसको वेरिफिकेशन करने के लिए वापस दिल्ली वाली उस ब्रांच में भेजेगा कि इसके पास नकदी है या नहीं, ठीक है ना, इस अकाउंट में पैसा है या नहीं। और फिर ये उसको वापस करके भेजते थे कि हाँ भाई इसके अंदर ये ठीक है, ये वेरीफाई करके भेज देते थे। और तब जाकर फिर ये पेमेंट करते थे। तो उस प्रोसेस में नियर अबाउट 20 से 25 दिन लग जाया करते थे। तो इतना डिले हो जाता था। और वो अगर मान लीजिए और दूर की जगह तो और ज्यादा डिले हो जाएगा। अब तो खैर ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, अब तो सीटीएस ब्रांचेज हैं, ठीक है। आपने दिल्ली ब्रांच में चेक डाला, तुरंत वो यहाँ जो है कंप्यूटराइज वे में जो है तुरंत क्लियरेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब इतनी दिक्कत नहीं होती। बाकी ये जो टेक्निक्स है लगभग उसी टाइम के लिए ज्यादा इफेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह की डिले हुआ करती थी, तो उसको स्पीड अप करने के लिए इस तरह की टेक्निक्स यूज करते थे। और उसमें क्या किया कि हमने कहा कि ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइज बैंकिंग। अब हमने क्या किया कि एक कलेक्शन ऑफिस यहाँ बना दिया कि भाई ये अपना कलेक्शन ऑफिस है, दिल्ली एनसीआर की कलेक्शन ये कर लेगा, भाई आप अपनी पेमेंट यहाँ कर दीजिए, इनके पास भेज दीजिए। इसी तरह से एक आपने राजस्थान और इसके आसपास के एरिया के लिए यहाँ बना दिया। एक आपने इधर नॉर्थ हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वगैरह जो उधर की कलेक्शन के लिए आपने एक ऑफिस अपना यहाँ बना दिया कि भाई यहाँ की सारी कलेक्शन ये आ जाए और ये कलेक्शन लेंगे और इसको हेड ऑफिस में के अकाउंट में जमा करवा देंगे। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग या कंसंट्रेशन बैंकिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने अलग जो मतलब जहां जितना एरिया है हमारी सेल्स का उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम जो अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स बना देते हैं और उन कलेक्शन सेंटर्स को ड्यूटी सौंप दी जाती है कि वो भाई क्या करें, वो वहां से कलेक्शन करे और हेड ऑफिस में जमा करे।
लेकिन अब यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो अब आपको बचत कितनी होगी वो देखो, और इस कलेक्शन सेंटर को बनाने में जाहिर सी बात है वहां आपने कोई ऑफिस लिया होगा, उस पर कोई आदमी रखा होगा, उसको सैलरी दे रहे होगे, ऑफिस का रेंट आपको देना पड़ रहा होगा, कुछ और खर्चे देने पड़ रहे होंगे, तो मान लीजिए वो सारा का सारा खर्चा तो हो रहा है 20,000 रुपए का, और बचत हो रही है मात्र 5,000 रुपए की, तो कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर उल्टा हो 20,000 रुपए का खर्चा पड़ रहा है लेकिन 50,000 रुपए की बचत हो रही है, तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तब आपको इसके लिए जाना चाहिए। ठीक, तो अब इसके क्वेश्चन किस तरह से होते हैं जरा उसको हम समझते हैं कि किस तरह से एनालाइज करते हैं। बल्कि मैं लगे हाथ पहले दूसरा और बता देता हूँ, ठीक है, तीसरा बल्कि थर्ड जो इसमें इसी तरह का तरीका होता है वो दैट इज कॉल्ड लॉक बॉक्स सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम, लॉक बॉक्स सिस्टम किस तरह का होता है, जैसे कि कभी आपने देखा हो, आज के टाइम में तो ईमेल का टाइम है, लेटर जो वगैरह जो है नहीं जाते हैं अमूमन, ठीक है, वरना पहले आपने देखा होगा या पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको लेटर बॉक्स नजर आएगा। ठीक है, इस तरह का एक लेटर बॉक्स हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ उसमें स्पेस होता था, आप अपना लेटर यहाँ से डाल दिया करते थे, उस पर एड्रेस वगैरह लिखने के बाद पोस्टमैन आता, उसको यहाँ से ओपन करता, ठीक है, और उसको अपने बैग में भरा, और उसके बाद जहाँ जो उसका एड्रेस है वहाँ फिर वो पहुँचाने के लिए ले गए। तो ये लोग पहले इस तरह का लेटर बॉक्स सिस्टम हुआ करता था, जो डाक है, पोस्टेज है, वो इस तरह से जाया करते थे। लॉक बॉक्स सिस्टम लगभग लगभग इसी तरह का है। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम एक आप लॉक बॉक्स है वो किराए पर ले सकते हैं। वो लॉक बॉक्स बैंक में भी हो सकता है, वो लॉक बॉक्स पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है। तो मान लीजिए अपने पोस्ट ऑफिस में एक लॉक बॉक्स आपने किराए पर ले लिया, ठीक है, और आपने अपने सभी कस्टमर्स को एड्रेस दे दिया कि भाई जैसे इस शहर में, मान लीजिए हमने कहा कि दिल्ली शहर में, कि दिल्ली के जो जितने भी जो कलेक्शन है वो सारी हमारी इस वाले पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, इस लॉक बॉक्स के एड्रेस पर जाए, तो वो यहाँ से हो जाएगी पेमेंट। इसी तरह से कोई दूसरे एरिया का है तो वो उसके लिए उस एरिया में अलग से पोस्ट बॉक्स आपने ले लिया, ठीक है, किसी नए शहर के लिए आपने फिर से नया ले लिया, ठीक है, एंड सो। तो अलग अलग आप लॉक बॉक्स किराए पर ले लिया करते थे, ले लेते हैं इसमें, और जो चेक्स हैं वो यहाँ जमा हो जाते हैं, आते रहते हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम बचता है। और यहाँ से फिर क्या होगा कि आपका जो आदमी है जिसको आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, वो यहाँ से सारे के सारे चेक निकालेगा और उनको जो अपनी जो हेड ऑफिस की जो मेन अकाउंट है वहां पर जमा करवा देगा। ठीक है, तो इससे भी कलेक्शन जल्दी हो जाएगी। जल्दी कलेक्शन करने के लिए ये सिस्टम लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी बात वही है, हमें देखना पड़ेगा कि इसमें खर्चा कितना आता है और इसमें बचत कितनी होती है। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है इन दोनों में, इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और इसके बेस पर ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं जरा आपको वो बता देता हूँ, एक इलस्ट्रेशन, ठीक है, और फिर हम सर एक बार दोबारा से बताना। क्या जी? सर लॉक बॉक्स एक बार दोबारा से बता। लॉक बॉक्स बेटा इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके 4 मेन शहर हैं जहाँ आपकी बिक्री होती है, ठीक है, आप माल तो सप्लाई बहुत सारे शहरों में कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपने जो है आइडेंटिफाई किया कि ये 4 सिटीज हैं, ए बी सी और डी, ये 4 शहर हैं जहाँ आपकी सेल्स ज्यादा होती है, ठीक है, जहाँ आपके कस्टमर्स अधिक हैं। तो आपने क्या किया, जाहिर सी बात है, इनके जो पोस्ट ऑफिस है, इनके जो इन शहरों में जो डाकखाने हैं, पोस्ट ऑफिस है, वहां जाकर आप लॉक बॉक्स हायर कर लेंगे। ठीक है, लॉक बॉक्स का मतलब वो आपको क्या कर देंगे, एक बॉक्स दे देंगे, उस बॉक्स का एड्रेस दे देंगे, ठीक है, और उसका आपको जो है चाबी दे देंगे कि आप इसको ओपन कर लीजिए, इसमें जो आपको सामान रखना है रख लीजिए। आप उसका एड्रेस अपने कस्टमर्स को भेज देंगे। कस्टमर जो चेक भेजेंगे, अब जाहिर सी बात है, देखो ये तो सीधा मान लीजिए आपको जो है कोई चेक भेजना हो दिल्ली से, ठीक है, और दिल्ली से हो जाना हो, मान लीजिए J&K जम्मू कश्मीर में जाना हो, कितना टाइम लगेगा? एक जम्मू कश्मीर में ही मान लीजिए कोई लॉक बॉक्स आपने हायर किया हुआ है,
तो वो वहाँ के जो लोग हैं, जो दिल्ली के जो लोग हैं, वो दिल्ली वाले पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, और जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर वाले में डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लॉक बॉक्स आपने हायर किया हुआ है सब जगह अलग अलग शहर में, ठीक है। इसका आप किराया पे करते हैं, उसको रेंट जो बनता है पे करते हैं, और आपके जो कस्टमर्स है उसको इंस्ट्रक्शन है वो आकर इनमें अपने चेक जमा करवा देते हैं, और जो आपका जो एम्प्लॉय है वो यहाँ से उन चेक को निकालता है और जो आपका हेड ऑफिस का अकाउंट है उसमें जमा करवाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो किस चीज का किया जाता है कि लागत कितनी है, किराया कितना देना पड़ेगा और बचत कितनी होगी, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखो इसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। अब कोई कंपनी का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपकी बुक में इलस्ट्रेशन है, तो कोई कंपनी है जगदम्बा एंड सन्स लिमिटेड, और इसकी एवरेज डेली रिसीट्स कितनी है, एवरेज डेली रिसीट्स। ये है भी ऐसे लोगों के लिए जिनकी कलेक्शन ज्यादा हो, ठीक है। आपको 10-20 हजार रुपए कलेक्ट करना है और उसके लिए आप ऑफिस खोल के बैठ जाएं तो इससे ज्यादा तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लग जाएगा। तो इस कंपनी की एवरेज डेली रिसीट्स 25 लाख है, यानी कि जो उसके साल भर का टोटल कलेक्शन है उसको अगर हम 365 से डिवाइड करते हैं तो ऑन एन एवरेज पर डे 25 लाख रुपए की कलेक्शन है, ठीक है। और ये अभी तक कंटिन्यूस बिलिंग सिस्टम यूज करती है, और ऑन एन एवरेज जो है इसकी जो मैंने बताया कि जो है डेली रिसीट्स 25 लाख में बता ही चुका हूँ। इट इज कॉन्टेम्पलेटिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन बैंकिंग इंस्टेड ऑफ करंट सिस्टम, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट सच ए सिस्टम विल रिड्यूस द कलेक्शन पीरियड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स बाय 2 days, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि ये जो अभी तक जो नॉर्मल डेली रिसीट्स 25 लाख की है हमारी, और अगर हम लागू करते हैं कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग तो इट विल रिड्यूस द कैश कलेक्शन पीरियड बाय 2 days। 2 दिन से आपके कैश कलेक्शन पीरियड को कम कर देगा ये, ठीक है। कंसल्टेशन बैंकिंग वुड कॉस्ट ₹1,20,000। अब इसकी कॉस्ट कितनी है, लागत, ये जो ऑफिस खोलेंगे इसकी लागत जो है कॉस्ट है 1,20,000, एक साल की कॉस्ट 1,20,000 रुपये होगी, ठीक है। फर्म कैन अर्न 9% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9%। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें सजेस्ट करिए कि भाई कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग हमें लागू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि अगर 2 दिन पहले कैश मुझे मिलने लग जाए, अब मान लो मेरा कैश जो है ऑन एन एवरेज 10 दिन तक फंसा रहता है, ऐसे समझना, ठीक है। मान लो मेरा कैश ऑन एन एवरेज 10 दिन तक कलेक्शन में फंसा रहता है, तो 25 लाख रुपए की डेली है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, और 10 दिन का कैश, 10 दिन की कलेक्शन मेरी ऑन एन एवरेज जो है रिसीवेबल्स के रूप में फंसे रहती है। तो देखा जाए तो 250 लाख यानी कि 2,50,00,000 रुपया ऐसा है जो मेरा रिसीवेबल्स के रूप में फंसा रहता है। अब मैं कह रहा हूं कि ये भाई क्या करेगा, ये इसको 2 दिन से कम कर देगा, मतलब 8 दिन का ही कलेक्शन जो है उसमें एंगेज रहेगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, तो उस केस में केवल 2 करोड़ रुपए जो हैं वही एंगेज रहेंगे। तो देखा जाए तो 50 लाख रुपीज आपका कैश बच रहा है। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज सिंपली आप यूँ कर लीजिए कि कितना कैश फ्री हो जाएगा भाई, डेली कलेक्शन 25 लाख का है, 2 दिन पहले मिलने लग जाएगा तो 50 लाख रुपए का कैश फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 15 लाख रुपीज को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 9%, है ना। ये 50 लाख रुपए अगर आप नकदी के रूप में नहीं फंसाए रखते, रिसीवर्स के रूप में जैसे फंसा हुआ है ऐसा नहीं रहता, तो इसको आप कहीं इन्वेस्ट करते, इन्वेस्ट करने पर आपको कितना रुपया मिल जाता, 50 लाख का 9% करो 4,05,000,
और लागत कितनी आ रही है, लागत में आज 1,20,000 है। तो कुल मिलाकर आपके पास सेविंग ही हो रही है इसमें 2,85,000 की, ठीक है, या 3,85,000 की, 2,85,000 की, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सिस्टम लागू करना चाहिए। अब इसको करेंगे कैसे, करने का तरीका बता रहा हूँ, पहले मैंने समझाने के लिए बताया आपको, करेंगे कैसे मैं वो बता रहा हूँ। तो करने के लिए आपको इसमें लिखना है रिडक्शन इन कलेक्शन पीरियड 2 days, कैश फ्री कितना नगद बचेगा, फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, 50 लाख। तो कितनी सेविंग होगी भाई, 50 लाख को मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा, 9% रिटर्न मुझे मिल सकता है, 4,05,000 का मुझे रिटर्न मिलेगा। अच्छा, कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी, 1,20,000। 4,50,000 4,50,000 नहीं, 4,50,000, ठीक है। तो नेट सेविंग कितनी हो जाएगी, 3,30,000 की। फिर यहाँ पर भी 330 कर लेना भाई, 4,5 में गलत कर लिया। तो 3,30,000 रुपीज की नेट सेविंग मिलेगी, ठीक है। सो वी विल इम्प्लीमेंट दिस प्लान कंसंट्रेशन में। अब लॉक बॉक्स में क्या होगा, सिंपली इसी तरह का लॉक बॉक्स में मिलेगा। अब मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर देता हूँ कि एक और भी प्लान है आपके पास लॉक बॉक्स सिस्टम का, लॉक बॉक्स सिस्टम, और वो इस कलेक्शन पीरियड को 3 days से कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी भाई। उसकी कॉस्ट मैंने कहा कि भाई मान लीजिए आएगी 3 लाख रुपीज। तो अब बताओ कौन सा बेटर है। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार लॉक बॉक्स सिस्टम से भी देख लो, 3 दिन का कैश कितना फ्री हो जाएगा, 25 लाख मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 75 लाख का कैश फ्री हो जाएगा। इस 75 लाख को आप 9% की रेट पर कहीं इन्वेस्ट करोगे तो कितना आपको बचत मिलेगी, 75 लाख का 9% आप करेंगे तो 6,75,000 की सेविंग मिलेगी। कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट इसकी आ रही है 3 लाख। तो अब नेट सेविंग कितनी होगी, 3,75,000। इसलिए इन दोनों में से कौन सा बेटर है, जाहिर सी बात है लॉक बॉक्स सिस्टम यहाँ ज्यादा बेटर है। अगर उल्टा हो रहा होता, इसकी कॉस्ट मान ली मैं और बढ़ा देता हूँ, मैं इसकी कॉस्ट 4 लाख कर देता हूँ, तो उस केस में हमें कितनी सेविंग हो रही होती, 2,75,000 की, यहाँ 3,30,000 रुपए की। तो अब दोनों में कौन सा बेटर है, अब कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग बेटर है। और थोड़ा सा चेंज मैं करता हूँ कि यहाँ पर सेविंग ही मान लो 1 लाख रुपए की हो रही होती, ठीक है, और 1,20,000 रुपए कॉस्ट आ रही होती, तो 20,000 रुपए नेट आपके पॉकेट से जा रहे होते। तो अब हम कंसंट्रेशन बैंकिंग लागू नहीं करते, जो चल रहा है वैसा ही चलाते रहते, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे लागू करते हैं। तो ये मेथड्स हैं जिससे हम अपने कैश कलेक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। पेमेंट को डिले कैसे करना है वो चलिए फिर नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए इसको।